जब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां, बहती हुई नदियां और शांत गांव। लेकिन अगर हम थोड़ी देर ठहरकर इन पहाड़ों की खामोशी को सुने तो एक एहसास होता है, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीती जागती सभ्यता है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने अपने हाथों से गढ़ा है। जरा सोचिए, हिमालय की वो ऊंची ऊंची चोटियां जहां सुबह की पहली किरण जब बर्फ पर पड़ती है तो वो सोने की तरह चमक उठती हैं, और जहां ठंडी हवा अपने साथ एक अजीब सी शांति लेकर आती है। ठीक वहीं बसी है एक अनोखी दुनिया। और जानते हैं, इस दुनिया के ये पहाड़ सिर्फ खामोश पत्थर नहीं है। हर पहाड़ जैसे कोई कहानी सुना रहा हो, हर नदी अपने साथ इतिहास की आवाज लेकर बह रही हो, बोलते हैं। और आज हम पहाड़ों की इसी आवाज को, हिमाचल की इसी अनोखी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सुनते हैं कि ये पहाड़ आखिर कहते क्या हैं। हिमाचल की कहानी असल में शुरू होती है इसकी बनावट से, इसके भूगोल से। सोचकर देखिए, हजारों साल पहले जब भारत के मैदानी इलाकों में बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे, तब हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों ने इसे बाहरी दुनिया से लगभग काट कर रखा हुआ था। इसका असर ये हुआ कि यहाँ कभी कोई एक बड़ा साम्राज्य बन ही नहीं पाया, बल्कि हर एक घाटी अपने आप में एक अलग दुनिया बन गई, जहाँ छोटे छोटे समाज पनपे, जिनकी अपनी अलग भाषा थी, अपनी परंपराएं थी और हाँ, अपने अलग देवता थे। और यहीं से हिमाचल की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसे समय में जब यहाँ का समाज किसी राजा के हुक्म से नहीं बल्कि देवताओं के आदेश से चलता था। ये समझना बड़ा मजेदार है। उस दौर में कोई राजा या शासक नहीं था। गांव के लोग अपने स्थानीय देवता को ही सबसे बड़ा मानते थे। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, चाहे वो खेती से जुड़ा हो या किसी झगड़े से, तो लोग मंदिर जाते। वहां पुजारी के जरिए देवता से पूछा जाता था, और जो देवता का आदेश होता वही आखिरी कानून माना जाता था। और इन देवताओं के कानून क्या थे? कोई बहुत मुश्किल नियम नहीं थे। बस इतना था कि जंगल देवता का है, नदी माँ जैसी है और पहाड़ हमारे रक्षक हैं। इसलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज जिस चीज को हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कहते हैं ना, वो यहाँ हजारों साल पहले से जिंदगी का एक अटूट हिस्सा था। कोई कानून नहीं बल्कि एक गहरी आस्था थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे इन शांत पहाड़ों में भी बदलाव की एक लहर आने लगी। इस स्लाइड पर यह बदलाव बहुत साफ दिखता है। जहां पहले समाज का पूरा ध्यान प्रकृति के साथ संतुलन बनाने पर था, वहीं अब ध्यान रक्षा और व्यापार पर जाने लगा। बाहरी दुनिया से खतरे बढ़ने लगे। तिब्बत जैसे इलाकों से व्यापार के नए रास्ते खुले, और तब लोगों को महसूस हुआ कि अब उन्हें एक इंसानी लीडर की जरूरत है। और बस इसी जरूरत में से कुछ बहादुर लीडर उभर कर सामने आए, जो लोगों की रक्षा कर सकते थे, व्यापार को संभाल सकते थे। यही लीडर धीरे धीरे राजा बन गए, और इस तरह हिमाचल में कांगड़ा, चंबा और मंडी जैसे कई छोटे छोटे राज्यों का जन्म हुआ। लेकिन मजेदार बात यह है कि पहाड़ तब भी उन्हें एक होने के बजाय अलग ही रखते थे। इसलिए हर राज्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जिसे पूरी तरह से पहाड़ों ने ही गढ़ा था। हर चीज में यहाँ की जमीन की छाप दिखती थी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है यहाँ के मंदिर बनाने की तकनीक, जिसे कठकोणी कहते हैं। पत्थर और लकड़ी की परतों को एक के ऊपर एक रखकर ये जो ढांचा बनाते थे, वो भूकंप के बड़े से बड़े झटकों को भी आसानी से झेल सकता है। ये दिखाता है कि यहाँ की हर चीज में विज्ञान और परंपरा का कितना खूबसूरत मेल था, जो यहाँ जिंदा रहने के लिए जरूरी भी था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल हमेशा दुनिया से पूरी तरह कटा रहा। इसका संपर्क पहाड़ों से परे की दुनिया से भी बना हुआ था। किन्नौर और स्पीति घाटी जैसे इलाके तिब्बत से जुड़ने वाले बड़े जरूरी व्यापारिक रास्ते थे। यहाँ से नमक, ऊन और जड़ी बूटियों का लेन देन होता था, और इन्हीं रास्तों से बौद्ध धर्म जैसी नई संस्कृतियां भी यहाँ पहुंची। वहीं दूसरी तरफ जब मुगलों और गोरखाओं ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की, तो यही पहाड़ उनके लिए एक मजबूत किला बन गए और उन्हें रोक दिया। फिर आए अंग्रेज, और उनका तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने लड़ाई नहीं की, बल्कि धीरे धीरे यहाँ अपना नियंत्रण बनाया और एक शहर को अपनी ताकत का सेंटर चुना, शिमला। शिमला सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बना,
बल्कि ये पूरे ब्रिटिश भारत की समर कैपिटल बन गया, जहां से गर्मियों में पूरे देश पर शासन चलाया जाता था। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ। सभी छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक नया प्रदेश बनाया गया और 1971 में जाकर हिमाचल को एक पूरे राज्य का दर्जा मिला। आज ये दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के बीच एक बड़ा सवाल भी है। क्या आज सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए? आज का हिमाचल कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। हद से ज्यादा टूरिज्म का दबाव, बढ़ता हुआ प्रदूषण, तेजी से पिघलते ग्लेशियर और इन सब के बीच वो पारंपरिक संस्कृति जो धीरे धीरे कहीं खो रही है। जो पहाड़ कभी सिर्फ हवा की आवाज सुनते थे, आज वहां गाड़ियों का शोर गूंजता है। तो इन सब के बीच आखिर हिमाचल की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? इन पहाड़ों की सीख क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान एक सुंदर, संतुलित और मजबूत समाज बना सकता है अगर वो प्रकृति का सम्मान करे। ये बताती है कि असली विकास कंक्रीट के जंगल खड़े करने में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने में है। और शायद यही वजह है कि जब भी कोई इन पहाड़ों में आता है तो उसे सिर्फ सुकून ही नहीं मिलता, उसे एक कहानी मिलती है, एक सीख मिलती है जो हमेशा उसके साथ रह जाती है। क्योंकि हिमाचल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। तो अंत में ये सवाल सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या असली विकास सिर्फ आगे बढ़ते जाने में है, या फिर उस संतुलन को बनाए रखने में है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है?